स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर के बारे में स्टडी करेंगे। कल हमने इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर्स के बारे में पढ़ा था, यानी कि हमारा जो भी मैटर है वो सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, और रिवर्सिबल भी होता है, यानी कि इसके उल्टा भी चल सकता है, जैसे गैस से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में, और सॉलिड से डायरेक्ट गैस में भी कन्वर्ट हो सकता है, और गैस से डायरेक्ट सॉलिड में भी चेंज हो सकता है। इन नंबर ऑफ डेफिनेशंस को हमने पढ़ा था एक एक करके, और वन बाय वन हमने इसको लिखा था, जैसे कि फ्यूजन, मेल्टिंग पॉइंट, सब्लिमेशन, वेपराइजेशन, बॉइलिंग पॉइंट। इस प्रकार से हमने बहुत सारी 2-3-4 डेफिनेशंस को स्टडी की थी। तो अब हम पढ़ेंगे कि किसी भी मैटर्स के ऊपर जो है टेम्परेचर के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, प्रेशर के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, देखिए, ऑन हीटिंग द सॉलिड, हाँ, सॉलिड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज। मतलब अगर हम किसी भी सॉलिड को गर्म करते हैं तब क्या होता है, तब काइनेटिक एनर्जी जो है उस पार्टिकल की इंक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी का आप सभी को पता होगा कि उसके पार्टिकल जो है वो उनकी स्पीड जो है थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा हो जाती है, यानी कि ड्यू टू विच they start vibrating with greater speed the energy supplied by the heat overcomes the force of attraction between the particles। मतलब क्या होता है, अगर हम किसी सॉलिड को हीट देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है पार्टिकल्स की, जिसकी वजह से ड्यू टू विच दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद द ग्रेटर स्पीड, जिसकी वजह से उन पार्टिकल्स की जो स्पीड है वो ज़्यादा हो जाती है, ग्रेटर स्पीड। द एनर्जी सप्लाई बाय हीट ओवरकम, मतलब कि अगर हम उसके अंदर और ज़्यादा अगर हीट देते जाते हैं तब उनकी एनर्जी जो है, यानी कि पार्टिकल के बीच की जो एनर्जी है वो ओवरकम मतलब उसकी कम हो जाती है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, और जो उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल के बीच का, वो भी जो है कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू रिडक्शन इन फोर्स, the force of attraction मतलब उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। the particles leave their fixed position and start moving
स्टार्ट मूविंग फ्रीली। मतलब पोजीशन तो उनकी वही रहेगी जहाँ पर पहले थी, लेकिन उनके अंदर जो मूविंग जो है वो फ्रीली रूप से थोड़ी सी स्पीडली बढ़ जाती है। उनकी जो मूव जो करने की जो सिचुएशन जो होती है वो बढ़ जाती है, लेकिन उनकी पोजीशन जो है वहीं पर फिक्स्ड रहती है, लेकिन उनकी स्पीड जो थोड़ी सी वो इंक्रीज हो जाती है। अपने स्थान पर वाइब्रेशन की स्पीड जो वो इंक्रीज हो जाती है। ड्यू टू दिस ए स्टेज इज reached when solid melt and start to convert into liquid। मतलब अगर हम इस हीट को कंटिन्यूस अगर रखते हैं तब एक टाइम ऐसा आएगा जब जो पार्टिकल के बीच का जो भी फोर्स है वो ज़्यादा वीक हो जाएगा, जिसकी वजह से इनके जो बीच का जो स्पेस है, इंटरमोलिकुलर जो स्पेस है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि सॉलिड मान लीजिए इस प्रकार से है पार्टिकल के बीच का अट्रैक्शन और इंटरमोलिकुलर स्पेस, तो लिक्विड यानी कि उनका स्पेस अगर ज़्यादा हो जाता है तो क्या होगा कि वो अपनी स्टेट को चेंज कर देता है। कौन? सॉलिड से लिक्विड में वो चेंज होना शुरू हो जाता है। अगर हम इसको और कंटिन्यूस लिक्विड को भी अगर कंटिन्यूस हीट देते जाते हैं तो इसका पार्टिकल का बीच का स्पेस और ज़्यादा हो जाएगा, मोलिकुलर का बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, जिससे वो लिक्विड से गैस स्टेज में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट यानी कि इसके हिसाब से क्या बनता है कि चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि अगर हम टेम्परेचर अगर देते हैं बार बार तो क्या चेंजमेंट होता है, तो उसकी स्टेट जो हो बिल्कुल की बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। क्या होता है वो देखिए। by increasing pressure and reducing temperature, we can change gas into liquid and liquid into solid and reverse is achieved by decreasing pressure and increasing temperature। मतलब क्या कहता है कि बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर दें और टेम्परेचर को रिड्यूस कर दें तब क्या होगा कि हमारा चेंजमेंट हमको दिखाई देगा। यानी कि क्या चेंज होगा कि गैस से हम लिक्विड में चेंज कर सकते हैं या लिक्विड से हम सॉलिड में चेंज कर सकते हैं। कब होगा? जब हमारा इंक्रीज द प्रेशर को इंक्रीज कर दे और रिड्यूस द टेम्परेचर को कम कर दे। तब उसका उल्टा अगर हम कर दें, अगर मान लीजिए हम यहाँ पर क्या था कि इंक्रीजिंग द प्रेशर, यहाँ पर अगर हम क्या करें कि डिक्रीजिंग द प्रेशर, अगर प्रेशर को डिक्रीज कर दे और इंक्रीज द टेम्परेचर और टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे, तब क्या होगा कि सॉलिड से हम लिक्विड में बदल देंगे और लिक्विड से हम गैस में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से हमने प्रेशर के इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ा। हम 2-4-3 पॉइंट और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट जो पढ़ लेते हैं। नंबर 1 पॉइंट क्या है? ड्यू टू लेटेंट हीट वेपराइजेशन particle in steam, that is water, have more energy than that water at same temperature. That is why steam cause burn than that of water at 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या होता है? ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ ए वेपराइजेशन, अगर हमने जो है वेपराइजेशन की लेटेंट हीट के बारे में जिक्र करना है, इस पॉइंट के अंदर क्या कहता है? द पार्टिकल इन स्टीम, किसी भी पार्टिकल जो स्टीम के जो पार्टिकल्स है उसके हिसाब से लेटेंट हीट किस में ज़्यादा होगी किस में कम होगी, उसके हिसाब से हम पढ़ते। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या है? वाटर हैव मोर एनर्जी, यानी कि किसी भी पानी को गर्म करने के लिए, यानी कि अगर मान लीजिए हमारे पास 1 लीटर हमने वाटर लिया है, तो 1 लीटर वाटर को गर्म करने के लिए हमें जो है उसकी ज़्यादा एनर्जी देने की पड़ेगी एज कम्पेयर टू अगर हम कोई वेपर लेते हैं या कोई गैस लेते हैं उसके कंपैरिजन में। मतलब हमने मान लीजिए कि 1 लीटर वाटर को जितनी ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी उससे कम एनर्जी की आवश्यकता होती है हमें किसी भी वेपर या गैस को गर्म करने के लिए। यानी कि लेटेंट हीट क्या थी? कि द अमाउंट ऑफ हीट प्रेजेंट इन एनी स्टेट, यानी कि किसी भी स्टेट को अगर किसी भी पार्टिकल को अगर हम गर्म करते हैं तो उस गर्म करने वाले पार्टिकल को कितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट की आवश्यकता होती है उसको हमने लेटेंट हीट बताया था। तो आगे हम बात करते हैं सेकंड नंबर पॉइंट के अंदर। एट हाई एल्टीट्यूड, यानी कि अगर हम कहीं पर ऊंचे स्थान पर अगर चले जाते हैं तब क्या होगा? कि एटमॉस्फेरिक pressure is low, therefore the vapor pressure of a liquid become equal at atmospheric pressure at low temperature। मतलब क्या होता है कि एट हाई एल्टीट्यूड, अगर हम किसी ऊंचे स्थान पर जैसे पहाड़ी वगैरह के एरिया के अगर ऊपर चले जाते हैं तब तो एटमॉस्फेयर प्रेशर जो वो लो हो जाता है, हम सभी को पता है। तो देयर फॉर द वेपर प्रेशर, यानी कि जो वेपर का जो प्रेशर होगा वो ऑफ ए लिक्विड, यानी किसी लिक्विड के जो वेपर का जो प्रेशर होगा वो बराबर होगा, बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेयर प्रेशर।
यानी कि वो बराबर होगा किसके, एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर होता है एट लो टेम्परेचर, वहाँ का टेम्परेचर जो है लो भी होना चाहिए। दैट इज़ वाटर बॉइल्स एट ए टेम्परेचर लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस and hence food requires more time to cook। मतलब क्या बोलता है कि किसी भी वाटर को गर्म करते हैं, मतलब किसी वाटर को अगर हम गर्म करना शुरू करेंगे किसी टेम्परेचर के ऊपर, तो यानी कि वो अगर नॉर्मल प्रेशर के ऊपर, अगर नॉर्मल एरिया के ऊपर जाकर अगर हम किसी वाटर को गर्म करते हैं तो वो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गर्म होता है, हमें इस बात का सभी को पता है, बॉयल्स होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जाते हैं तो वो वाटर जो है 100 डिग्री से कम, यानी कि लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 100 डिग्री से कम टेम्परेचर सेल्सियस के ऊपर ही वो जो है गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से 100 डिग्री से कम की वजह से उसका जो है प्रेशर जो है कम बनेगा, और कम प्रेशर बनने के कारण जो कुक जो यानी कि किसी भी चीज़ को अगर हम बनाते हैं तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा बनने के लिए, क्योंकि वहाँ पर किसी भी भोजन को बनने के लिए ज़्यादा प्रेशर की भी आवश्यकता हमें होती है, जिसकी वजह से हमारा भोजन जो वो तैयार होता है। नंबर 3 हमारे पास आती है इनसाइड the pressure cooker pressure also high, and hence water boils at a temperature higher than 100 degree Celsius, thus less time is required to cook the food। यानी कि अगर हम कोई प्रेशर कुकर लेते हैं और उसके अंदर हम किसी भी वाटर को डालते हैं, यानी कि प्रेशर जो है वो ऑलमोस्ट हाई होता है किसके अंदर, प्रेशर कुकर के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा कि वाटर को बॉयल होने के लिए, कि वाटर बॉयल एट ए टेम्परेचर हायर देन, यानी कि वाटर को बॉयल होने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का टेम्परेचर हमने करना होगा, या फिर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर अगर होगा तब वो जो है बॉयल्स होना शुरू होगा, जिसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा होगा, और प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा हमारा फूड जो वो जल्दी से बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है इन दिस प्रेजेंस ऑफ impurity boiling point increases and freezing point decreases। मतलब क्या होता है, अगर हम किसी भी मैटर के अंदर अगर इम्प्योरिटीज़ का मतलब होता है कि उसके अंदर किसी एलिमेंट को मिला देना, या किसी अनदर मैटर को, एक मैटर के अंदर दूसरे मैटर को मिला देते हैं तो उसको हम इम्प्योरिटीज़ बोल देते हैं। तो अगर हम इम्प्योरिटीज़ होती है इन दिस प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी, यानी किसी मैटर के अंदर अगर इम्प्योरिटी होती है तो उसके बॉइलिंग पॉइंट जो वो इंक्रीज हो जाता है, इनकी
उसके उबलने की जो कंडीशन होती है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी कि हाई टेम्परेचर के ऊपर जा कर के वो जो है इंक्रीज हो बॉयल होगा, और उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो हो वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि उस पॉइंट, जिस पॉइंट के ऊपर कोई वस्तु फ्रीज यानी कि क्या होता है, जमना शुरू हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो वो डिक्रीज हमारा हो जाता है। लास्ट पॉइंट हमारा बनता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड अंडर हाई pressure. It gets converted directly to gaseous state on decreasing pressure without coming into liquid state। मतलब क्या आता है कि कोई भी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड अंडर द हाई प्रेशर, मतलब किसी भी कार्बन डाइऑक्साइड को, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को जो है हम हाई प्रेशर के ऊपर स्टोर करते हैं, क्योंकि इट गेट कन्वर्ट डायरेक्टली, क्योंकि हम इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर देते हैं गैसीय स्टेट से डायरेक्ट किसके अंदर, लिक्विड स्टेट के अंदर हम उसको डायरेक्टली हाई प्रेशर करके उसको स्टोर करना पड़ता है, क्योंकि हम उसको जो है गैसीय स्टेट ऑन ए डिक्रीजिंग प्रेशर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, मतलब उसके प्रेशर को इतना डिक्रीज कर दिया जाता है कि उसको जो है लिक्विड स्टेट में ना ला करके डायरेक्ट ही हम उसको सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं गैस से। यानी कि दैट्स वाई इट इज आल्सो कॉल्ड ड्राई आइस और ड्राई कोल्ड, यानी कि इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, ड्राई आइस भी बोलते हैं या ड्राई कोल्ड भी बोलते हैं इसको। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हाई प्रेशर की वजह से हम सॉलिड में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है या फिर ड्राई आइस जो है, मैंने आपको पहले भी इसका एग्जांपल दिया था कि ड्राई आइस क्या होती है, कि ड्राई आइस को हम गैसीय स्टेट से डायरेक्ट ही हम उसको सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आज का हमारे पास टॉपिक इतना ही है, कल के लिए हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे। धन्यवाद।